तो ध्यान दो इधर, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझते हैं क्या होगा इस चैप्टर में। इसी के नाम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इसका नाम तोड़ते हैं। ठीक है, पेयर मतलब दो होगा, जोड़े में होगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस होंगी, और कैसी होंगी? टू इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर वन हो। जैसे कि मैं लिखूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे वेरिएबल है x और उसकी जो डिग्री है, पावर है, वो कितना है? 1। तो ये क्या बन गया? लीनियर। अगर यहीं पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। समझ रहे हो? तो वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। वो कैसे पता चलता है हमें? जो भी वहां पे वेरिएबल है, ठीक है, उसकी हमें क्या देखती है? अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री देखो। तो यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो एक क्वाड्रेटिक हो गया। यहीं पे अगर मैं इसको हटा दूं, पावर 1 कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन है मेरे पास, एक लीनियर इक्वेशन है। यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बताओ ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? तो देखो इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है? 1, और इसकी भी पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 ही है अभी भी। तो ये भी क्या है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ पे वेरिएबल हो गए 2, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वेरिएबल है? 2। तो इसी तरीके से हमें जो पूछा गया है वो कह रहे हैं टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं आपके? 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और देखते हैं बना के। यहाँ से 1 हटा रहा हूँ, अंडरस्टूड है। अगर ऊपर कुछ पावर नहीं लिखी यानी कि 1 ही होगा। ये लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 9/2x माइनस √2y इज इक्वल टू 1। तो सब जगह देखो, यहाँ पे भी जितनी भी इक्वेशन है, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल चल रहे हैं, और दोनों वेरिएबल की अगर हम पावर देखेंगे तो पावर हमें क्या मिल रही है? डिग्री क्या मिल रही है? 1। तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सही हो गया? किसके एग्जांपल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं। ये भी कैसा है? यहाँ पे तुम देखोगे ये वेरिएबल है z और y, इनकी पावर कितनी है? 1। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 9/2x माइनस √2y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3z प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? ये पेयर नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए तो वहां पे वेरिएबल उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पे भी अगर वेरिएबल एक्स वाई चल रहा है तो इसमें भी वेरिएबल क्या होना चाहिए था? एक्स वाई होना चाहिए था। अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ यहाँ पे z y है, तो मुझे फिर एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जहाँ पे वेरिएबल z y ही चल रहे हो और कोई ना हो। ठीक है, तो अगर मुझे पेयर बनाना है तो मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ, ये बन गया पेयर। ठीक है, ये भी एक पेयर बन गया। या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, सेकंड थर्ड को। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए पेयर में, तो जो 2 वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुमने एक्स वाई लिया और उधर तुम कोई और वेरिएबल लेके चल रहे हो। यहाँ तक कोई डाउट?
तो क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ये क्या हो गया, इसकी जनरल फॉर्म हो गई। यानी कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है तो वो हमें कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ए बी सी क्या है, तुम कह सकते हो कि सी तो एक कांस्टेंट टर्म को डिनोट करेगा, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। सी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, ए बी और सी आर रियल नंबर्स। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स कौन सा होते हैं, रैशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है, जब हम रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल में इंटीजर भी आ जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रैशनल क्या होता है, उसके एग्जांपल दूं, तो तुम कहोगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होता है वो रैशनल होता है, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं 1/2, तुम कहोगे हाँ रैशनल है। ठीक है, मैं बोलूं 1, तो तुम कहोगे 1 भी रैशनल है, क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है 1/1 की फॉर्म में। ठीक है, जबकि 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इंटीजर भी है और एक होल नंबर भी है 1। अगर मैं बोलूं -1/1 लिख सकते हैं, तो तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो -1 है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का मतलब होता है रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, यानी तुमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े होंगे वो सब रियल नंबर ही पढ़े। क्लियर है, तो हम कह रहे हैं एबीसी आर रियल नंबर, एबीसी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है, और कंडीशन देखते हैं। ए और बी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, क्या नहीं हो सकते, ए और बी जीरो नहीं हो सकते। ऐसा क्यों भाई, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो ले लेता हूं तो बन जाएगा 0x। ये क्या बन जाएगा, 0x बन गया। ठीक है, तो ये बताओ अब ये कितने वेरिएबल में रह जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं बी की जगह 2 रहा होगा और सी की जगह 5, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई, पूरी 0 बन गई। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या रह गई हमारी, 2y + 5। यानी कि ये यहाँ पे नंबर कैसा हो गया, देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल नहीं बचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज हमें याद रखनी है। जितना तुम्हें ठीक लग रहा है, जो जो तुम्हें लिखना है वो लिख सकते हो। किसी को अगर पहले से ही अच्छी तरीके से आता है तो ना लिख के वैसे लिख ही लो, बाद में रिवीजन में काम आ जाएगा। अब क्या होता है, इस चीज को समझना, अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है, उसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल देते हैं। जैसे कि मान लो 2x + 3y - 1 = 0। तुम इसको उधर भी ले जा सकते हो, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, +1। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास लाइन की। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ में पुट करेंगे, क्लियर है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ग्राफ में कैसे पुट करा जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे x की, सोल्व करेंगे तो y में हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, बोलो, या फिर थोड़ा सिंपल लेते हैं, लो इसको भी हटा देता हूँ मैं। अब समझना, ये मानते हैं -1 को उधर भेज दो और इसको 2x को भी उधर भेज देते हैं,
तो जब -1 उधर जाएगा बन जाएगा +1, और 2x जब उधर जाएगा तो -2x। तो देखो यहाँ पे तुम वैल्यू रख सकते हो x की, कुछ भी वैल्यू रखो, y में तुम्हारा आंसर निकलेगा। जैसे कि सपोज करो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू डाली मैंने 0, x की वैल्यू कितनी लिख दी 0, तो ये y इजिकल्स टू क्या हो गया 1, तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू मैंने ली -1, कितना -1, तो -1 -2 2 बन गया प्लस का, और ये 1 हो गया तो कितना हो गया 3, एक वैल्यू डाल दी मैंने 1, ठीक है। तो 1 -2 और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो -2 की 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2 ही होगा। 1 -2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसको मैं मान लू 1, ये 2 3 4, इधर -1, ठीक है, ये y भी ले लेते हैं -1 1 2 3। तो देखो कोऑर्डिनेट्स डालते हैं 0, 1, तो 0 तो यहाँ पे होगा और 1 ये, यानी पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट 0, 1। फिर x की वैल्यू -3 और y की, तो x की वैल्यू -1 और y की 3, कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला -1, 3। तो x तो -1 हो, ये रहा, और y की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे कहीं बन जाएगा, सही है। फिर x की वैल्यू 1, y की -1, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, -1, तो x की वैल्यू 1 और ये -1 यहाँ पे कहीं। तो देखो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, इसी लाइन को हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन की अगर हम लाइन बनाते हैं तो हमें मिलेगी ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + y - 1 = 0। समझ रहे हो यहाँ तक? अब क्या किया जा सकता है, ये तो कोई एक इक्वेशन थी, ऐसी मैं और कोई भी इक्वेशन ले सकता हूँ, ठीक है, 2 वेरिएबल में कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकता हूँ, उसकी भी कहीं से लाइन यहाँ पे जा रही होगी, इधर से इधर से इधर से कहीं ना कहीं से जा रही होगी। तो हमें यहाँ पे चैप्टर में हमेशा दिया जाएगा 2 लाइन। कितनी लाइन दी जाएंगी? 2 लाइन, ठीक है, पेयर बोल रहे हैं ना वो, यानी कि 2 लाइन कम से कम बनेंगी। अब जरा थोड़ा ये समझो, अगर 2 लाइन बनेंगी तो वो कैसी कैसी हो सकती है। पहला केस, ग्राफ में मैंने बनाई एक लाइन ऐसे बन गई हमारी, और दूसरी इसको कट करते हुए निकल गई, यानी इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये केस हो सकता है। सेकंड क्या केस हो सकता है, एक लाइन ऐसे बनी ग्राफ में और जो दूसरी है वो उसके पैरेलल चली गई, यानी अगर तुम इसको आगे तक बढ़ाओगे तो एक कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, कैसी जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है। दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा केस क्या हो, तुमने ये पहली लाइन बनाई, फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये तुम्हारी कैसी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, और यहाँ पे जो तुमने सेकंड लाइन बनाई ना, उसके भी पॉइंट इसी लाइन पे आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमारे पास यही 3 केस बन सकते हैं, इसके अलावा बताओ कोई और केस भी बन सकता है क्या, बोलो। कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये आ जाए, सर देखो फोर्थ केस ये बन सकता है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो एक चीज को समझो, अगर ये पैरेलल नहीं है, तुम्हें यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरा केस क्या है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगी, कैसे करेगी, एक पॉइंट पे करें या फिर उसके सभी के सभी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसका और इसका एक भी पॉइंट जाके कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने पॉइंट हो रहे हैं, 1, और यहाँ पे
इस वाले में बताओ भाई कितने हैं? ऑप्शन में दे रहा हूँ 1 2 3 4, कितने पॉइंट होंगे? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, सही बिल्कुल। ठीक है, सोचने को तुम्हें ये लग रहा होगा देखो यहाँ पे भी हो रहा है, एक यहाँ पे मान लो, इधर मान लो, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, ये है लाइन, और जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट होती है। जहां पे भी एरो बना होता है ना, तुम इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी और इधर भी। एक तुमने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? फिक्स लेंथ की होती है। ज्योमेट्री में ध्यान दिया हो तुमने, तुम्हें बोला जाता था कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। वहां पे लाइन नहीं बोला जाता था तुम्हें कि लाइन बनाओ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइन जो होती है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। और ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसकी फिक्स लेंथ है। तो तुम ये कह ही नहीं सकते कि भाई यहाँ पे ये सिर्फ इतने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इसमें 1 होगा और इसमें 0 होगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये बताओ। अच्छा, दूसरी चीज यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा था तुम ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हें कैसे पता है 9 ही पॉइंट है? क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर तुम यहीं पे बात करो, यहीं पे पता नहीं कितने सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट है। ठीक है, यहीं पे तुम देखो तो तुम्हें इनफाइनाइट पॉइंट मिलते रहेंगे। समझ गए? अब ये बताओ, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लाइन किन्हीं दो पॉइंट पे जाके मिलना है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें? मैं कह रहा ये वाले केस में इनफाइनाइट है, इसे हटा दो। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें 1 से ज्यादा टाइम इंटरसेक्ट करें? सोच के देखो। नो सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो बस भाई ये 3 ही केस है। ठीक है, हो गया। अब हमें ये तो समझ आ ही गया है कि इस चैप्टर में इक्वेशन चलेंगी, 2 इक्वेशन चलेंगी। ठीक है, और कैसी होंगी? वो लीनियर होंगे। ठीक है, और वेरिएबल भी कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे हमें 4 मेथड सिखाए जा रहे हैं किन्हीं भी 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, यानी मैं बोलूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर हमारे पास आता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये हमें तरीका बताया गया है। तो जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, वो है ग्राफिकल मेथड। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड हो गया एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चारों ही मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस वाले मेथड से होगी कि इससे होगी, हम किसी से भी कर सकते हैं। अब हम किससे करेंगे? हम करेंगे थर्ड मेथड से।
अगर तुम्हारे पास इक्वेशन आती है तो हम किससे सोल्व करेंगे? थर्ड मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तुम्हें कोई बाकी अच्छा लगता है तो तुम उससे भी कर सकते हो। तो फिर इनका क्या होगा भाई, ये भी सीखने में हम ग्राफिकली मेथड भी सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। कई बार क्या होता है एग्जाम में, तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे और वो कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें मेथड नहीं पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें दो इक्वेशन दी गई है और उसे सिर्फ सोल्व करने के लिए बोला है तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा मेथड लगाते हो इन चारों में से। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कौन सा लगाते हो वहां पे। तो सीखने चारों है, सबसे अच्छा मेथड यही है, तो इस पे थोड़ा हम ज्यादा मेहनत करेंगे। नाम से समझते हैं, देखो फर्स्ट में बोल रहे ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसमें बनेगा ग्राफ। जैसे अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल समझा रहा था, मैं लाइन बना के दिखा रहा था जहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करके y निकाला था। तो उसी तरीके से जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। सेकंड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, मानो x की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में उसको वहां पे डाल दी y की जगह। तो जो इक्वेशन है सेकंड वाली, वहां पे y हट गया, पूरी इक्वेशन आ जाएगी x में। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, y को x से। एलिमिनेशन में समझ आ रहा है, कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, और कैसा वो आगे देखते हैं। क्लियर है? तो अभी जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी तरीके से, शुरुआत की एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे, फिर सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, थर्ड में सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फिर एलिमिनेशन आ जाएगा, फिर एंड में आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। 3.1 बुक है तुम सब लोगों के पास? नो सर। निकालो बुक, निकालो जिनके पास है, बाकी बोल दूंगा, तुम समझ लेना। लिखो जरा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं समझते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कुछ कहता है। क्या कहता है? 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। वो ये कह रहा है आफ्ताब अपनी डॉटर को, ठीक है, 7 साल पहले। ठीक है, तो ये बताओ 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी वो आज की एज के कंपैरिजन में क्या होगी, कम की ज्यादा? सर ज्यादा। ज्यादा होगी। पहले 7 साल पहले की एज ज्यादा होगी। तेरी कितनी थी 7 साल पहले? कम होगी। कम है। 7 साल पहले की कम होगी, मतलब अभी कम ज्यादा होगी होगी। ना, और कितनी कम होगी? 7 साल कम। 7 साल ही कम होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा पूछी जाती है प्रेजेंट एज बताओ। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, मानते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, कितनी है आज के टाइम में उसकी एज? आज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 जून की, तो हमने मान लिया एक्स ईयर्स है। एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी है? वो हमने मान ली 5 years। ठीक है, कुछ होगा एक्स और वाई, कोई नंबर होंगे, अभी हमें मालूम नहीं है, बाद में पता चलेंगे। तो वो कह रहा है 7 years ago। तो यहाँ पे देखो कंडीशन देखते हैं, 7 years ago। तो ये बताओ जी 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? बोल लो जल्दी से। x - 7। बिल्कुल ठीक। और डॉटर की?
Y minus 7. यही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब देखो क्या कह रहा है, 7 साल पहले क्या बताना चाह रहा है वो कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले, ठीक है, वो कह रहा है 7 साल पहले मेरी एज, आपका कह रहा है मेरी एज जो तुम्हारी एज थी ना 7 साल पहले, उसका मैं 7 टाइम्स था। देखो इस तरीके से समझो कि वो बात कर रहा है, अब जैसे क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, ठीक है, तो वो 2013 की बात कर रहा है। तो कह रहा है 7 साल पहले 2013 में, ठीक है, दोनों ही कुछ ना कुछ एज होगी। तो कह रहा है कि बेटा जो तुम्हारी एज थी ना उससे मैं 7 गुना ज्यादा बड़ा था, 7 टाइम्स ओल्डर था मैं उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे 7 गुना में ज्यादा था। क्या अब भी वो 7 टाइम्स ज्यादा ही होगा क्या? यस No, सर। sir. नहीं, देख समझ एक चीज को, 2 भाई हैं छोटे, एक 4 साल का है, एक 8 साल का है, ठीक है, एक 4 साल का, एक 8 साल का है। इनकी एज मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो है, ये मान लिया हमने चुन्नू और ये मुन्नू, तो जो मुन्नू है वो चुन्नू का डबल है, दुगना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि भाई 2 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, तो भाई चुन्नू की तो हो जाएगी 6 और मुन्नू कितना हो जाएगा 10। तो क्या ये डबल है? जिसने भी बोला था वो समझे जरा इसको। नो सर। नहीं ना, तो वो कंडीशन उस ईयर पे बन रही थी, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर ईयर में वही कंडीशन चलती रहेगी। समझ रहा है? सोच के देख कि मान कि कोई फादर है, उसकी एज कितनी है 40 है, ठीक है, और जो उनका सन है उसकी एज 10 है, क्लियर है? तो अभी वो 4 टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा है। अब 10 साल बाद फादर तो 50 के हो जाएंगे, सन कितने का हो जाएगा 20 का, ठीक है। क्या अब भी 4 टाइम ज्यादा है? अगर अब 4 टाइम देखा जाए 20 का 80, तो फादर 80 थोड़ी हो जाएगा भाई। तो जो गैप है ना, एज का गैप, वो सेम चलता है, वो टाइम्स कम ज्यादा होता रहता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैं इतने टाइम्स रहा था तुम्हारे, या 4 साल बाद 10 साल बाद इतने टाइम्स हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से चलता है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो वो जितना हो जाएगा वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो सेम बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स और वाई, जितना डिफरेंस है वो प्रेजेंट में भी उतना ही होगा, और 7 साल पहले का भी डिफरेंस वही होगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी, फादर 40 के सन 10 के, तो डिफरेंस है 30 साल का। अगले 10 साल में सन पहुंच जाएगा 20 का और फादर 50 का। अब भी डिफरेंस कितना है 30 इयर्स, लेकिन वो टाइम्स में उतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो वहां पे कंडीशन बनी थी। तो इसी तरीके से वो ये कह रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। तो यहाँ पे 7 साल पहले की बात कर ली हमने, आपकी एज हो गई, डॉटर की एज ये है, तो x माइनस 7, डॉटर की कितनी थी y माइनस 7, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे लगाना है इजिकल्स टू, क्या मैं इजिकल्स टू लगा सकता हूँ यहाँ पे? इक्वल है ये? यस सर। नो सर, अभी इक्वल नहीं। नहीं है, इक्वल नहीं है ना। ये तो जो आफ्ताब है, फादर है, ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है, आज भी बड़ा है, 7 साल पहले भी बड़ा था, 7 साल बाद भी बड़ा होगा। तो इजिकल्स टू तो मैं नहीं लगा सकता, छोटा कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। हमेशा छोटे वाली साइड हम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर बनता है बड़ा, ठीक है। तो अब ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि इसके इक्वल आ गया। अब समझना स्टेटमेंट में क्या था। आफ्ताब ने कहा जो मेरी एज है, ये उसकी एज है 7 साल पहले, वो तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम इसको सोल्व करते हो तो वो किसकी एज इक्वल्स टू में आएगा? आफ्ताब की 7 साल पहले की जो एज है, उसकी डॉटर की तो एज सिर्फ इतनी है, लेकिन डॉटर की एज में जब मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसकी एज आ जाएगी? ये आफ्ताब की एज। और समझते हैं जल्दी से उसी वाले एग्जांपल से। फादर ने कहा मेरी एज 40 है बेटा, तुम्हारी एज 10 है, ठीक है, यही है। उसने क्या बोला?
कि मेरी एज 40 है, तुम्हारी 10 है, क्या मैं इजिकल्स टू लिख सकता हूँ? नहीं। ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करा, ये इजिकल्स टू बन गया। तो बेटे की तो एज यही है, लेकिन फादर की एज क्या है, ये बोलो या ये बोलो, इक्वल हो गई। तो हमेशा जब बोला जाता है इतने टाइम्स, तो वो मल्टीप्लाई करना जिसकी एज कम है। क्लियर हुआ ये भी? बोल दो जल्दी से। यस सर। मल्टीप्लाई कराते हैं 7y माइनस 49, 7y को इधर उठा के लाते हैं, x माइनस 7y, -7 को इधर भेज देते हैं, तो -49 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा जी 7। तो इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 7y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आगे -49। 9 plus तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। लिखो इसको। आगे देखते हैं इसमें। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। सर अनिरुद्ध म्यूट कर ले, उधर से शोर आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं वो? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। ये बताओ ये कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। कह रहे 3 साल फ्यूचर बाद। की आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब की एज हो जाएगी x+3, और डॉटर की, y+3 है ना, डॉटर की एज हो जाएगी जी y+3। वो क्या कह रहा है? आई शैल बी 3 times as old as you will be। जितनी तुम ओल्ड होंगी उससे मैं 3 टाइम ज्यादा रहूंगा। तो x+3 इज इक्वल टू 3y+3। x+3 3y+9, ये इधर आ जाएगा x माइनस 3y, ठीक है, वो उधर जाए क्या हो जाएगा 6। सेकंड इक्वेशन। यही करना था मैं। 2 इक्वेशन बन गई। इसका ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट।